पाठ 8 अमरकंटक। प्रतिदिन के कार्य व व्यस्त जीवन में थककर लोग छुट्टियां मनाने प्रकृति के एकांत एवं रमणीक स्थानों पर जाया करते हैं। ऐसे स्थानों में अमरकंटक भी एक है। यह मध्य प्रदेश का एक वन्य और पर्वतीय स्थल है। धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह पुण्य सलिला नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा कुंड में स्नान और नर्मदा मंदिर के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष हजारों यात्री यहाँ आते हैं। घने जंगलों में होने के कारण पहले अमरकंटक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती थी, किंतु अब मार्ग दुर्गम नहीं रह गया है। कटनी से बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर पेंडरा रोड नाम का स्टेशन है। यहाँ से अमरकंटक के लिए बस जाती है। लगभग 40 किलोमीटर लंबे इस बस मार्ग के दोनों ओर के प्राकृतिक दृश्य इतने मनोहर हैं कि यात्री कहीं भी ऊब का अनुभव नहीं करते। कहीं तो रास्ते के दोनों ओर ताड़ के पेड़ जैसे लंबे लंबे सरई वृक्षों के सघन वन मिलते हैं, तो कहीं किसी पर्वत को विभाजित करके कल कल करते हुए किसी पर्वतीय नाले से भेंट हो जाती है। सघन वृक्षों के बीच से गुजरती हुई बस के यात्री की इच्छा होती है कि यह यात्रा कभी समाप्त ही ना हो। अमरकंटक को यह नाम आम्रकूट से मिला है। आम्रकूट विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी कोना है। इसी कोने पर अमरकंटक स्थित है। इसके बाहर वाले क्षेत्र में आम के पेड़ों की भरमार है। भीतर वाले भाग में गहरे जंगल हैं। इन्हीं जंगलों के बीच एक कुंड में से नर्मदा नदी निकलती है। इस कुंड के चारों ओर घने वृक्ष हैं। इसे नर्मदा कुंड कहा जाता है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों को 10वीं 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं ने बनवाया था। यहाँ आने वाले यात्री और श्रद्धालु इन्हीं मंदिरों में ठहरते हैं। अमरकंटक में नर्मदा का उद्गम तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर इसकी धारा जैसे अदृश्य हो जाती है। लगभग 1 किलोमीटर के बाद यह अपने शिशु रूप में प्रकट होकर समतल भूमि पर धीरे धीरे बहती है। आगे चलकर इसका रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। खाई खंदकों को पार करती हुई नर्मदा आगे बढ़ती जाती है। नर्मदा कुंड के पास पत्थर का एक हाथी बना है। इसके पेट के नीचे बहुत कम स्थान है। प्रायः यात्री इसके नीचे से निकलने की कोशिश किया करते हैं। लगभग 6 किलोमीटर बहने के बाद नर्मदा 50 मीटर की ऊंचाई से सहसा नीचे गिरती है। इसे कपिल धारा कहते हैं। यह स्थान स्वर्ग के किसी कोने से कम रमणीक नहीं है। फुहारों के नीचे बैठकर स्नान करने का अद्भुत आनंद यहाँ लूटा जा सकता है। दूध की तरह स्वच्छ जल धारा के नीचे बैठकर यात्री अपनी सारी थकान भुला देते हैं। नर्मदा कुंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और विशेष स्थान है। इसे सोन मूडा कहते हैं। एक वृक्ष के नीचे छोटा सा गड्ढा है। उसी से कुलबुल करता हुआ जल बाहर आता है। इस जल से एक नाला सा निकलता है, जो आगे चलकर एक बड़े नद का रूप ले लेता है। यही सोन नद है। इसका प्राचीन नाम शोणभद्र है। नर्मदा के साथ सोन का नाम उसी प्रकार लिया जाता है जैसे गंगा के साथ यमुना का, परंतु नर्मदा और सोन समीप होने पर भी गंगा यमुना की तरह किसी संगम पर मिलती नहीं है। सोन अथवा शोणभद्र को पुरुष माना जाता है और नर्मदा को स्त्री। इन दोनों का मिलन ना होने के बारे में एक कथा प्रचलित है। बहुत पुरानी बात है। शोणभद्र और नर्मदा का विवाह होने वाला था। स्वयं विंध्याचल ने विवाह का आयोजन किया था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, परंतु किसी कारणवश नर्मदा को यह विवाह स्वीकार न हुआ और वह रूठकर दूसरी दिशा में बह चली। रास्ते में पुरोहित और नाई ने पर्वत का रूप धारण करके उसे मनाने का प्रयास किया, पर नर्मदा नहीं मानी। वह दूसरी ओर बह गई और शोणभद्र को आजन्म अविवाहित ही रहना पड़ा।
अमरकंटक से 7 मील आगे कबीर चौरा नाम का एक और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पेड़ों की घनी छाया के नीचे एक चबूतरा बना है। चबूतरे पर 2 पद चिन्ह बने हैं। कहते हैं ये संत कबीर के पैरों के निशान हैं। वे अपने शिष्यों के साथ कुछ समय तक यहाँ रहे थे। भक्तों और साहित्यकारों को यहाँ आकर बड़ी प्रेरणा मिलती है। अमरकंटक एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ के निवासियों का मुख्य धंधा गाय भेड़ों को पालना और दूध का व्यापार करना है। पहाड़ों की ढालों पर छोटे छोटे खेत होते हैं। इनमें कोदो, कुटकी, राई, रमतिला तथा मक्का की खेती होती है। गांव में कच्ची झोपड़ियां हैं। यहीं कुछ होटल बन गए हैं जहां यात्री ठहर सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। चारों ओर वनों से घिरे होने के कारण जलवायु आर्द्र है। बरसात के दिनों में यहाँ खूब पानी गिरता है। अमरकंटक के वनों में जंगली जड़ी बूटियां बहुत मिलती हैं। गुलाब, काबली और चमेली के फूल यहाँ काफी होते हैं। अमरकंटक के पास छोटे छोटे गांव हैं। वनों के बीच बसे इन गांवों में आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों की 2 मुख्य जातियां हैं, गोंड और बेंगा। गोंड लोग किसी समय काफी उन्नत और सुसंस्कृत थे। मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं का राज था। रानी दुर्गावती ने गढ़मंडला में राज किया था। गढ़मंडला नर्मदा के किनारे जबलपुर के निकट है। यहाँ पर रानी दुर्गावती का बनवाया किला अभी तक विद्यमान है। गोंड मुख्य रूप से खेती करते हैं और जंगल से तोड़े गए तेंदू के पत्तों तथा चिरौंजी, महुआ, आम आदि फलों का व्यापार किया करते हैं। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के काम आते हैं और चिरौंजी सूखे मेवे के रूप में काम आती है। गोंडों की कई उपजातियां हैं। राजगोंड काफी प्रगति कर चुके हैं, लेकिन दूसरे गोंड पिछड़े हुए हैं। गोंड आदिवासी तन मन से बड़े ताकतवर होते हैं। इनकी स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती हैं। ये लोग छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं। एक गांव में 40-50 घर ही होते हैं। कुछ गांव तो 8-10 घरों के भी होते हैं। बेंगा आदिवासी भी अमरकंटक के आसपास रहते हैं। बेंगा लोग बड़े अलग ढंग से जीते हैं। इस जाति के पुरुष कमर पर एक छोटी सी लुंगी बांधे नंगे बदन ही घूमते रहते हैं। ये शेर को अपना छोटा भाई मानते हैं। ये अपने घरों के आगे एक पत्थर की कुंडी रखते हैं। रोज रात को उसमें पानी भर देते हैं। उनका विश्वास है कि छोटा भाई शेर रात को आएगा और पानी पिएगा। बेंगा स्त्रियां कमर में एक छोटी सी धोती बांधती हैं। ऊपर कभी हल्का सा कपड़ा पहन लेती हैं, कभी वह भी नहीं पहनती। गोंड की तरह बेंगा स्त्रियां भी बड़ी मेहनती होती हैं। बेंगा झाड़ फूंक में बड़े तेज होते हैं, इसलिए वे गोंडों के भी गुरु हैं। उनके यहाँ हर बीमारी का इलाज झाड़ फूंक द्वारा ही किया जाता है। बेंगा गोंडों के पुरोहित का काम भी करते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर उनको बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। गांव चाहे गोंडों के हों या बेंगाओं के, शाम को ही भरे हुए नजर आते हैं। लोग दिन भर पहाड़ों की खाक छानते रहते हैं। शाम को इकट्ठे होने पर सभी गीत और नृत्य में खो जाते हैं। विशेष पर्वों के समय विशेष नृत्यों का आयोजन होता है। ये समूह नृत्य होते हैं और इनमें स्त्रियां और पुरुष दोनों ही सम्मिलित होते हैं। हाथ में हाथ डालकर जब ये गाते और नाचते हैं तो धरती भी जैसे झूम उठती है। वृक्ष अंगड़ाई लेने लगते हैं। जंगल में मंगल मनाने वाले इन आदिवासियों के गीतों में उनकी अपनी जिंदगी के बोल होते हैं। कर्मा, शैला और रीना इनके नृत्यों के नाम हैं। शैला केवल पुरुषों का और रीना केवल स्त्रियों का नृत्य है। कर्मा में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। बेंगा और गोंड शिकार के शौकीन होते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियां शिकार के लिए अच्छी हैं। यहाँ शेर, चीता, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश और जंगली मुर्गे बहुत मिलते हैं। शिकार तीर कमान से किया जाता है। ये लोग
पक्के निशानेबाज हैं और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना भी इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अमरकंटक पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहां के आदिवासियों के जीवन को भी एक बार अवश्य देखना चाहिए।